फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो हम लास्ट वीडियो के अंदर मार्च 2023 की क्रोनोलॉजी में हमने अंतर्राष्ट्रीय जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है और आर्थिक परिदृश्य है वहाँ तक की खबरों को हमने देख लिया था। आज हम जो है प्रादेशिक परिदृश्य को पढ़ेंगे। हालांकि इससे पहले जो है हमको बजट पढ़ना है इंडिया वाला, उसके कुछ पेजेस हैं जिसको कि मैं स्किप कर रही हूँ यहाँ पे। रीज़न ये है कि उसके अंदर कवरेज थोड़ा कम है, चीज़ों को कम समझाया गया है और जो ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल हमारे टॉपिक्स होते हैं उनको भी मुझे उसमें कुछ इंट्रोडक्शन आपको देना है। तो मैं चाहती हूँ कि उसको एक अच्छी तरीके से उसको बताया जाए और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि उसको मैं लेट नहीं होने दूंगी। तो इसलिए हम प्रादेशिक परिदृश्य पहले पढ़ लेते हैं और जो इसके बाद वाली फर्दर चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे और लास्टली हम जो है इंडिया का बजट कवर करेंगे। तो ये हमारा इसके अंदर पूरा स्कीम रहने वाला है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लेट कैसे हुआ। तो देखिए, अभी नवरात्रा स्थापना थी और फिर जो है रामायण के पाठ बैठाए हैं तो वो मैं ही पढ़ रही हूँ। वहाँ पर भी मैं लेट हूँ। आज अयोध्या कांड स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर भी हम थोड़ा लेट ही हो रहे हैं, तो वहाँ मुझे आप थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कीजिएगा। लेकिन अब मैं इसको जो है जल्दी कवर करवा दूँगी आपको। आज हम पढ़ते हैं प्रादेशिक परिदृश्य को, यानी कि स्टेट न्यूज़ को। तो जो लोग भी एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो इस पोर्शन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ एसएससी बैंकिंग में नहीं पूछी जाती। अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर से इसको बहुत इंपॉर्टेंटली जो है बार बार रिवाइज करके इस चैप्टर को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देखिए, गुलाब चंद कटारिया जो है उनको असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि पहले कोई राजस्थान का व्यक्ति है जिनको कि असम में राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी 2 नेता ऐसे रहे हैं जो कि असम में राज्यपाल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप मार्क कर लीजिएगा इसमें। देखिए, 1989 के अंदर सबसे पहली बार जो है हरिदेव जोशी जो हैं उनको असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति मिली थी और 2008 के अंदर शिवचरण माथुर जो हैं उनको असम का राज्यपाल बनाया गया था। तो ये जो है तीसरी बार है कि राजस्थान से कोई व्यक्ति असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। फिर देखिए कि इनका कुछ पॉलिटिकल करियर हम देख लेते हैं। बेसिकली ये उदयपुर से ही बिलोंग करते हैं और उदयपुर की जो विधानसभा क्षेत्र है, लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से इन्होंने जो है चुनाव जीता, वहीं से ये विधायक भी हैं और अभी प्रेजेंटली जो है ये नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। तो इतनी चीज़ें हमको ध्यान रहेगी। अब देखिए कि असम के अंदर जो आपको पता है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, वही शपथ दिलाते हैं गवर्नर को। तो असम के अंदर जो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है संदीप मेहता, उन्होंने इनको 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 31वें राज्यपाल बने हैं असम के। ठीक है। फिर देखिए कि इन्होंने स्थान किसका लिया, तो जगदीश मुखी जो हैं उनका स्थान लिया है। अभी देखिए दूसरी बार ऐसा है कि भाई राजस्थान से 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अभी साइमल्टेनियसली राज्यपाल बने हुए हैं। एक तो हमारे राजस्थान के हैं ही और दूसरे जो है पंजाब में एक तो जो है असम के अंदर बने हुए हैं ही राजस्थान से। एक और है राजस्थानी है जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, ये पंजाब के राज्यपाल है प्रेजेंटली। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि दूसरे राजस्थानी हैं जिनको राज्यपाल बनाया गया है अभी दूसरे स्टेट का। अब इनका कुछ पॉलिटिकल करियर देखिए कि ये जो है गृह मंत्री भी रह चुके हैं 2014 से 2018 वाली जो राजस्थान सरकार है उसके अंदर, और उदयपुर से इनका बिलोंगिंग है। और 1977 में पहली बार विधानसभा का चुनाव इन्होंने जीता था और अब तक 8 बार जो है ये एमएलए रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। राजस्थान की 6, 7, 8, 9 को छोड़ दीजिए, 10, 11, 12, 13, 14 और 15th जो विधानसभा प्रेजेंटली है वहाँ तक जो है इन्होंने सदस्यता लेने में कामयाब रहे हैं। और 1989 से 1991 में जो 9th लोकसभा थी उसके अंदर ये लोकसभा का चुनाव भी जीते थे उदयपुर से। तो ये इनके कुछ अचीवमेंट्स हैं। एक नेता के रूप में काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हैं। होम मिनिस्टर भी रहे हैं, इतनी बार इन्होंने जो है विधानसभा की सदस्य रहे हैं, लोकसभा का भी चुनाव इन्होंने 1989 से 91 में जीता है और उदयपुर से हैं बेसिकली, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से। और ये सारे फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार का अगर आपने एसआई का एग्जाम देखा हो और इसका अपने आरपीएससी के जितने भी पेपर्स हुए थे, तो ये पॉलिटिकल जो न्यूज़ होती हैं उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन्होंने पिक किए थे। तो आप इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा और इसको अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, राजस्थान को मिला बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सिनिक रोड अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो अब देखिए, ये जो अवार्ड है ये इंडिया टुडे ग्रुप जो है दिल्ली का, उसकी तरफ से आयोजित किया गया था और इसको जो है टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड कहा गया है। इसके अंदर जो है बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सिनिक रोड अवार्ड, सिनिक रोड का मतलब होता है देखने में जो सबसे सुंदर रोड हो, तो इन दोनों के लिए जो अवार्ड है वो राजस्थान को दिया गया है। और हमारे पर्यटन विभाग की जो प्रमुख शासन सचिव है गायत्री एस राठौड़, उन्होंने जो है संस्कृति मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा इसको ग्रहण किया है।
अब देखिए इसके अंदर जो है जो कौन सी सड़क है जिसको कि मोस्ट सिनिक रोड कहा गया है, तो उदयपुर से जोधपुर के बीच में जो बनी हुई सड़क है उसको देश की सबसे दर्शनीय या सिनिक जो रोड है उसका अवार्ड दिया गया है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मोस्ट सिनिक रोड हमारी ये है, और जो मोस्ट जो बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन है उसका अवार्ड किसको मिला है? राजस्थान को मिला है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है राजस्थान के 3 ऐसे ज़िले हैं जहां पर 11 नए सोलर पावर प्लांट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। अब वो कौन से 3 नए ज़िले हैं उनको देखेंगे। तो जैसलमेर नहीं है इनके अंदर, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अब देखिए बेसिकली ऐसा किया क्यों गया है, तो ऐसा इसलिए किया गया है कि हमारे जो एक्सप्रेस वे के किनारे किनारे जो ज़िले पड़ते हैं वहाँ पर इसको बनाया जाएगा। और ये जो MOU भी साइन किया है तो ये हमारा केंद्रीय जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है उसने साइन किया है। यानी कि जो हमारे सड़कों के किनारे एक्सप्रेस वे जो होते हैं, सड़कों के किनारे जो है वो सोलर प्लांट्स को डेवलप करने की योजना है, इसीलिए जो है केंद्रीय सड़क मंत्रालय इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये सारी जो योजनाएं हैं ये स्टार्ट की जाएगी हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर के अंदर। तो याद रखिएगा 3 ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट घोषित किए हैं जहाँ पर के जो है 11 नए सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो हनुमानगढ़ है, बीकानेर है और जोधपुर है, ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए राजस्थान से गुजरने वाले अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेस वे के किनारे किनारे राज्य के 3 जिलों हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर में 11 सौर ऊर्जा प्लांट, सोलर पावर प्लांट जो है वो विकसित किए जाएंगे। इनकी जो क्षमता है वो 27.43 मेगावाट्स होंगी। और इसको जो है PM कुसुम योजना आपने पढ़ी होगी, कुसुम योजना जिसमें सोलर पावर प्लांट्स के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी देती है किसानों को, उसके तहत जो है इनको लगाया जाएगा। तो ये योजना का नाम भी ध्यान रखना है। 3 जो ज़िले हैं हमारे राजस्थान के उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और डिटेल में चलते हैं तो देखिए हनुमानगढ़ का कोल्हा गाँव, बीकानेर जिले का मलकीसर, गोपालियान रोड, नौरंगदेसर और रासीसर गांव जो है वहां पर इनको डेवलप करेंगे। और जोधपुर का एक ही गांव है जिसका नाम है बीकमकोर गांव, तो यहाँ पर जो है ये सोलर पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके लिए देखिए MOU किसके साथ साइन हुआ है, तो MOU साइन करने वाला एक तो है जोधपुर डिस्कॉम और दूसरा है हमारा नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपको क्वेश्चन लगा लेना है या इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। MOU साइन हुआ है जोधपुर डिस्कॉम और नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के अंदर। ठीक है, तो ये जो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड है ये हमारा जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है उसके अंडर ही आता है। तो इन दोनों के बीच में ये MOU साइन किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस हाईवेज के किनारे जो है सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा, इसीलिए जैसलमेर में इसको नहीं इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। तीनों जिलों के नाम आप ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर। क्या लगाए जाएंगे? 11 सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। किस योजना के अंतर्गत है? तो PM कुसुम योजना के अंतर्गत है। और इसके जो गाँव हैं वो भी अगर आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। और MOU किसके बीच में साइन हुआ है? तो NHLML यानी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है लिमिटेड है सॉरी, और हमारा जो जोधपुर डिस्कॉम है उसके बीच में MOU साइन किया गया है। तो आज की 2 न्यूज़ हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब चलते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव जो कि बीकानेर के अंदर आयोजित किया गया है। अब देखिए ये जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव होता है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं? कल्चर, हमारे जो पूरे ओवरऑल इंडिया का जो कल्चर है, विभिन्न विभिन्न जो समाज हैं, वर्ग हैं, तो उनका जो कल्चर है उसको प्रमोट करना इसका उद्देश्य होता है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो 7 संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो सांस्कृतिक क्षेत्र बनाए गए हैं उसमें से एक सांस्कृतिक क्षेत्र हमारे राजस्थान में भी है, ये आपने पढ़ा होगा। देखिए 7 के नाम है, लेकिन एक जो है जो कि है कहाँ गया, हाँ ये रहा, पश्चिमी सांस्कृतिक जो क्षेत्र है वो हमारे उदयपुर में इस्टेब्लिश्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आ भी चुका है कई बार एग्जाम्स में। अब देखिए ये जो महोत्सव है ये 9 दिन के लिए चला था, 9 डेज़ के लिए। और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे संस्कृति मंत्री जो हैं, जिनका नाम है, राजस्थान के जो संस्कृति मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने किया है। ये मतलब केंद्र सरकार के अंदर हैं लेकिन राजस्थान से ये मंत्री हैं। तो अर्जुन राम मेघवाल ने इसका उद्घाटन किया। और जूनागढ़ से हरी झंडी दिखाकर जो है इस एक शोभा यात्रा है उसको रवाना किया है। और वो शोभा यात्रा जो है जूनागढ़ से स्टार्ट होकर के जो बीकानेर का जो कर्णी स्टेडियम है वहाँ तक ये पहुँची है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। फिर देखिए कि ये जो संस्कृति महोत्सव है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। और इसका उद्देश्य सिंपल सा ये है कि भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको हम कंजर्व करें, संरक्षित करें और उसको बढ़ावा दें और उसको पॉपुलराइज करें, लोकप्रिय बनाएं।
अब देखिए इसके अंदर जो है और क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये तो आप ध्यान रखिएगा कि संस्कृति महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, बीकानेर में, और वहाँ का जो डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम है वहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। यहाँ पे क्राफ्ट मेले और जो 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं उनके भव्य आंगन का भी जो है वो उद्घाटन किया गया है। अब 7 सांस्कृतिक केंद्र एक बार देख लेते हैं। पश्चिमी तो याद रहेगा ही कि पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, उदयपुर में है। दक्षिणी सांस्कृतिक केंद्र जो है दक्षिण में, साउथ में, वो कहाँ पर है, तंजावुर तमिलनाडु में। दक्षिण मध्य साउथ सेंट्रल का अगर आप देखें तो साउथ सेंट्रल में अगर आप मैप को एक थोड़ा सा इमेजिन करिएगा अभी यहाँ पे, तो वो नागपुर महाराष्ट्र में है। नॉर्दर्न का देखें यानी उत्तरी अगर आप सांस्कृतिक क्षेत्र देखें तो वो पटियाला पंजाब में है। उत्तर मध्य का यानी नॉर्थ सेंट्रल का अगर आप देखें तो वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। फिर देखेंगे पूर्वी सांस्कृतिक यानी कि ईस्टर्न वाला जो है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और पूर्वोत्तर का जो है पूर्वोत्तर का जो नॉर्थ ईस्ट का है वो दीमापुर नागालैंड में है, ठीक है। और पश्चिमी हमने देख ही लिया है, वो हमारे उदयपुर राजस्थान के अंदर है। तो ये सांस्कृतिक केंद्र एक बार आप दिमाग में रखिएगा। और फिर आपको पता होना चाहिए कि ये जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव है ये भी कहाँ आयोजित किया गया है, तो बीकानेर में आयोजित किया गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राजस्थान का कौन सा पोजीशन रहा है, तो राजस्थान 4th पोजीशन के अंदर इसमें रहा है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी न्यूज़ है आपके आरएस मेंस के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर आपको स्पोर्ट्स वाला पोर्शन अलग से पढ़ना ही है। और यहाँ पर भी आपको जो है इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे जो होते हैं ना, एक थोड़ा सा क्या बोलें उसको, जैसे गुंजिया बनाना एक झुंझा काम है, वैसे ये एक झुंझे प्रश्न है। तो समझ रहे हैं आप मेरी भावनाओं को। तो आप जो है ऐसी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है आपको, डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। डिटेल्स जितना ध्यान रखेंगे उतना ही आपको एग्जाम्स में जो है वो बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये कौन सा संस्करण था, तो ये 5वां संस्करण था, 5th एडिशन था। इससे पहले 4th एडिशन के अंदर राजस्थान की रैंक 10th पे थी, 10th पोजीशन पे थी। और अभी हमने सीधे 4th पोजीशन पे जो है जंप मारा है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए हमने कितने मेडल्स जीते हैं, तो 48 पदक यहाँ पर जो है राजस्थान को मिले हैं, जिसमें 19 गोल्ड हैं और 19 ही कांस्य पदक है, ब्रॉन्ज मेडल है, और 10 जो है बाकी के बचे हुए वो सिल्वर मेडल्स हैं। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के जो 8 शहर हैं वहाँ पर 11 अलग अलग जो स्थान है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो आप मध्य प्रदेश और नई दिल्ली ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के अंदर अभी इसका आयोजन किया गया है। तो देखिए 4th पोजीशन पे राजस्थान है, 4th पे राजस्थान है। तो फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट के ऊपर जो है फर्स्ट पोजीशन मिली है महाराष्ट्र को, सेकंड पोजीशन जो है वो हरियाणा को, और थर्ड पोजीशन हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश को। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट महाराष्ट्र है, सेकंड हरियाणा है, थर्ड है मध्य प्रदेश, और फोर्थ जो है वो हमारा जो है वो राजस्थान है। तो ये आपको ध्यान रहेगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसमें इस बार हमारा 4th पोजीशन है। इससे पहले जो 4th एडिशन हुआ था उसमें हमारा 10th पोजीशन था, और कुल जो है 48 पदक जीत करके राजस्थान 4th पोजीशन पे रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब देखिए ये जो है आवासन आयुक्त जो है हमारे राजस्थान आवासन मंडल में आयुक्त आप जानते हैं जो सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं उनको बनाया जाता है। तो उनका नाम है पवन अरोड़ा। उनको जो है इस बार ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने अवार्ड जीता है, इनको 12 अवार्ड जो है वो ऑलरेडी मिल चुके हैं, 12 अवार्ड से सम्मानित हैं, जिसके के अंदर आप देखेंगे तो जो है स्कॉच अवार्ड, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा जो सम्मान है, और नेशनल हाउसिंग अवार्ड है, IBC और स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड है। इस प्रकार के प्रतिष्ठित अवार्ड ये जीत चुके हैं। और अभी इनको जो है अभी जो अवार्ड मिला है वो एक विजनरी लीडर और जो है CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, नाम याद रखिएगा आप कि भाई जो हमारे राजस्थान आवासन मंडल के जो IAS ऑफिसर है उनको जो है विजनरी लीडर और ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यह है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज़ 3 का जो है वो शिलान्यास किया गया है। अब देखिए ये जो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल है इसका मेन जो मोटो है वो ये है कि पेयजल की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना है। डिटेल यही है, यहाँ पे डिटेल्स में मैंने अभी आपको कहा था कि ध्यान दीजिएगा। तो पेयजल की जो आवश्यकता है, मल्टीपर्पज़ कोई आवश्यकता नहीं है, इरिगेशन वगैरह नहीं, यहाँ पर सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के लिए है ये। तो जो 2054 तक 2054 तक जो है जोधपुर, पाली और बाड़मेर की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसकी जो पेयजल की आवश्यकता है, ड्रिंकिंग वाटर की जो उनकी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए जो है इसका 3rd फेज़ को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो इसी का शिलान्यास जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा किया गया है और इसके लिए इन्होंने बजट अलॉटमेंट किया है 1799 करोड़ रुपए। तो करीबन 1800 करोड़ रुपए की ये परियोजना है और जिसके तहत जोधपुर, पाली और बाड़मेर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर जो है
और उसकी पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। यानी 30 साल तक जो है उनकी पानी की कमी को जो है यहाँ पर देखा गया है। तो एक विजनरी योजना है ये। और इसमें देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं। इसका जो है आहरण क्षमता इसकी 420 क्यूसेक हो जाएगी। और इसमें जो है कितने गाँवों को 2167 जो गांव हैं उनको 2054 की लगभग 80 लाख की जो अभी कल्पित जनसंख्या यानी कि जो फ्यूचर में होने वाली है उसको उसकी नीड को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। और ये जो है 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यान रखना है हमको कि ये जो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का जो फेज़ 3 है ये जोधपुर, पाली और बाड़मेर के जो आने वाली जनसंख्या है उसको 2054 तक जो है पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इसका उद्घाटन इसीलिए किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो राज्य में भूजल दोहन, भूजल यानी कि अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसका दोहन 151% जो है वो बढ़ गया है। वैसे अगर केंद्र सरकार की बात करें तो एक अटल भूजल योजना भी आई हुई है, तो वो भी आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट दी किसने है, तो हमारे राज्य में जो हमारे भूजल मंत्री हैं डॉक्टर महेश जोशी, उन्होंने विधानसभा में एक रिपोर्ट के अंदर बताया कि हमारे स्टेट के अंदर जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, जो क्या पाताल पानी कहते हैं उसको आई थिंक, तो उसका जो दोहन है वो 151% तक जो है वो इंक्रीज़ हम कर चुके हैं। और इसके लिए हमको कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि जो है हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल जो है हम बरकरार रख सकें। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि राज्य भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण जो है उसका हम गठन करेंगे। स्टेट अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसका गठन किया जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ आंकड़े भी इन्होंने दिए हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जो 295 ब्लॉक हैं उसमें 7 शहरी क्षेत्रों में 219 ब्लॉक जो है वो अति दोहित हैं, बहुत ज़्यादा दोहन किया है। 22 उसमें सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, 20 जो है वो अर्ध संवेदनशील है और 30 जो है वो सुरक्षित के अंदर वर्गीकृत किए गए हैं। और शेष जो 3 ब्लॉक है वहाँ पर भूजल लवणीय होने के कारण इस रिपोर्ट में उसका आंकलन नहीं किया है। तो यहाँ आप देखिए कि स्थिति बड़ी चिंताजनक है, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल जो है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, बाड़मेर, जालोर, पाली और उदयपुर में आरंभिक खोज में मिले दुर्लभतम खनिज रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। वैसे देखिए पहले तो इसने काफ़ी सारे नाम दिए हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। पहले हम ये जानें कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं उनका क्या जो है वो यूज़ होता है। तो देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी, एक तो पहले आपको नाम से ही पता है कि दुर्लभतम है, बहुत दुर्लभ है इनका मिलना, और इसीलिए हम इसका जो है इम्पोर्ट भी करते हैं, चाइना से मंगाते हैं। इनका यूज़ जो है वो बेसिकली जो हमारे जो डिवाइसेज़ होते हैं जैसे स्मार्टफोन है, कंप्यूटर्स है, जो हमारे फ्लैट पैनल्स होते हैं टेलीविजन्स के, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर में जो मोटर्स यूज़ करते हैं, बैटरीज हम जो यूज़ करते हैं हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर, वहाँ पर भी जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, काफ़ी सारे नाम हैं उनके। तो अभी उनके कुछ जो ब्लॉक्स हैं वो हमारे राजस्थान के 3 जो ज़िले हैं वहाँ पर उनको फाइंड किया गया है, जैसे कि बाड़मेर, जालोर, पाली और उदयपुर। ठीक है, उदयपुर कुछ ज़्यादा ही नाम नहीं आ रहा है। अब हमने देखा पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो है उसका सेंटर उदयपुर के अंदर है। फिर हमने देखा कि जो हमारे असम के राज्यपाल बने हैं उनका संबंध उदयपुर से है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो अभी मिले हैं वो भी उदयपुर में हैं, तो उदयपुर 3 बार आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है दुर्लभतम जो अर्थ एलिमेंट्स, हाँ देखिए इनके जो भंडार हैं उनमें कुछ नाम आप देख लीजिए। कार्बोनेटाइट्स व माइक्रोग्रेनाइट चट्टान, बेस्टेनाइट्स, ब्रीटोलाइट, सिंचेसाइट और जेनोटाइम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार होने का पता चला है। अगर ये नाम भी दे दें कि हाल ही में ये नाम चर्चा में रहे हैं, ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। अब जालोर में अगर बात करें तो जालोर का जो सिवाना है वहाँ पर आपको माइक्रोग्रेनाइट की चट्टान मिली हैं जिनमें दुर्लभतम जेनोटाइप रेयर अर्थ के डिपॉजिट्स देखने को मिले हैं। कमठाई बाड़मेर जो है वहाँ पर जो है 5 मिलियन टन रेयर अर्थ के भंडार संभावित हैं। पाली के पास ढाणी ग्रेनाइट ब्लॉक और उदयपुर के पास में निवाणिया गांव में कार्बोनेटाइट्स की जो चट्टानें हैं वो देखने को मिली हैं। तो आप थोड़ा सा जिलों के नाम ध्यान रखिएगा कि जालोर, बाड़मेर और पाली जो है और उदयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पश्चिमी राजस्थान के ये ज़िले हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने में भी आसानी रहेगी। तो बाड़मेर में देखिए कि रिफाइनरी भी वहाँ पर है और रेयर अर्थ एलिमेंट भी मिले हैं। उसके जस्ट पास में जालोर और पाली है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखने में ईजी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और कहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, जयपुर में बनेगा हॉल ऑफ न्यूक्लियर। तो ये न्यूज़ क्या है इसको देख लेते हैं।
तो देखिए ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी के जो यूजेस होते हैं उसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाना, प्रचार प्रसार करना, वैज्ञानिक समझ विकसित करना, उसके लिए जो हमारा जयपुर का जो शास्त्री नगर है वहाँ पर एक हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर बनाया जाएगा और इसके अंदर 7 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। और इससे जो है इसको बनाने के पीछे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो इसको जो है बनाएगा। और इसमें सिंपल सी बात यही है कि जो न्यूक्लियर पावर होती है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जिसके लिए लोगों को अवेयर होना चाहिए, बच्चों को अवेयर होना चाहिए, उसके लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। तो जयपुर में बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और जो हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उन दोनों ने जो है वो आपस में MOU साइन करके इसको बनाने के लिए डिसाइड किया है। तो जयपुर में ये बनेगा, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए प्रधानमंत्री ने किया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के प्रथम खंड का लोकार्पण। अब ये जो एक्सप्रेस वे है वो हमारे दौसा से होकर के निकलेगा, इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए कि जब भी कोई एक्सप्रेस वे बनता है तो एक्सप्रेस वे के पहले तो कुछ फ़ायदे होते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है उस प्लेस पर पहुंचने का वो कम हो जाता है। तो अब यहाँ पर भी बहुत बड़ा फ़ायदा है UPSC का एस्पिरेंट्स को कि जयपुर से दिल्ली अगर आपको जाना है तो आप 3.5 घंटे में पहुँच जाएंगे या दिल्ली से जयपुर आना है तो पहले 5 घंटे लगते थे, अब 3.5 घंटे लगेंगे। तो ये जो दिल्ली मुंबई वाला जो एक्सप्रेस वे है इसको थोड़ा इमेजिन कीजिए, दिल्ली से मुंबई तक का ये एक्सप्रेस वे है। और ये बताऊं तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, करीबन 1386 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे है और काफ़ी लंबा ये एक्सप्रेस वे पड़ेगा। और कितने जिलों से कितने राज्यों से होकर के ये गुजरता है, तो आप देखिए दिल्ली के बाद में हरियाणा के बाद में राजस्थान से आप आइए मध्य प्रदेश से गुजरात और गुजरात से महाराष्ट्र। तो ये जो है 6 राज्यों से होकर के ये जो एक्सप्रेस वे है ये गुजरेगा। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जयपुर और जो कोटा है उसमें उससे होकर के ये जो एक्सप्रेस वे है ये अपना पाथ डिसाइड करेगा। अगर हम बात करें कि ये जो एक्सप्रेस वे है, यहाँ देखिए कि अगर आप देखेंगे दिल्ली से जयपुर जो जाते हैं उनकी यात्रा 5 घंटे से घटकर 3.5 घंटे की जो है वो यात्रा रह जाएगी। और जो एक्सप्रेस वे का जो किनारे हैं वहाँ पर ग्रामीण हाट भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि जो स्थानीय जो किसान है, कारीगर है, उनको अपने प्रोडक्ट्स बेचने में मदद मिलेगी। फिर देखिए कि यहाँ जो एक्सप्रेस वे है उससे सिर्फ दिल्ली या मुंबई के वासियों को ही नहीं, जो बीच में से ये गुजर रहा है हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से, तो वहाँ पर भी जो है लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यहाँ बीच में पड़ते हैं हमारे राजस्थान का सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर। तो ये जो पर्यटन स्थल है ये भी इस राजमार्ग के ऊपर आ जाएंगे, तो इनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो अब देखिए कि अगर दिल्ली से कोई मुंबई जा रहा है तो उसकी यात्रा एकदम 50% हो गई है। उसका जो समय है 24 घंटे उसको लगते थे दिल्ली से मुंबई जाने में, अब उसको सिर्फ जो है वो 12 घंटे की यात्रा करनी होगी, यानी 50% जो है उसका यात्रा का समय यहाँ पर कम हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम है इसका दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, 1386 किलोमीटर की लंबाई के साथ में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। और राजस्थान के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है कि हम दिल्ली से जयपुर की जो यात्रा है उसका समय जो है वो 5 घंटे से 3.5 घंटे इस एक्सप्रेसवे के कारण रह जाएगा। और इसका जो पहला खंड है जो है दिल्ली दौसा लालसोट खंड, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट है खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल हैं उसमें राजस्थान ने 10 पदक जो है वो जीते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि पहले भी तो हमने ये पढ़ा था, अभी खेलो इंडिया गेम्स पढ़े थे। तो देखिए ध्यान से समझिए कि वो थे हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्या थे वो? तो वो थे हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे यहाँ पर। ठीक है, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है खेलो इंडिया जो शीतकालीन खेल होते हैं, जो विंटर्स वाले जो गेम्स होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोनों का आपको क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा दोनों पर ताकि याद रहे। पहली बात तो ये आयोजन कहाँ किया गया, तो देखिए शीतकालीन है तो सर्दी वाली जगह पे ही किया, याद करने के लिए जस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो जम्मू कश्मीर का जो गुलमर्ग है, कश्मीर का जो गुलमर्ग है, जिला बारामूला, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इसके अंदर जो है ये इसका थर्ड जो है वो संस्करण है, थर्ड एडिशन है, तीसरा संस्करण है। और राजस्थान ने सिर्फ 10 इसके अंदर मेडल्स जीते हैं। तो 10 पदकों में एक भी स्वर्ण पदक नहीं है, 6 रजत हैं और 4 कांस्य पदक हैं। तो आप इतना ध्यान रखेंगे। फिर देखिए कि इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे है, जहाँ पर इसका आयोजन हुआ वही इसमें फर्स्ट आया है, यानी कि जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, वही इस पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। सेकेंड स्थान की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रहेगी। आयोजन स्थल का ध्यान रखिएगा कि आयोजन जो है इसका जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम यह है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल। ठीक है, विंटर्स के जो गेम है वो है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल के निर्माण के हेतु एक MOU साइन किया गया है।
तो देखिए ये जो है विज्ञान केंद्र यानी साइंस सेंटर और तारामंडल, तारामंडल को बोलते हैं प्लानिटोरियम। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बच्चों के लिए या जो भी बड़े हैं वो भी जाते हैं। आपको पता है जयपुर में भी बिरला ऑडिटोरियम है, वहाँ पर लेकर के जाते हैं बच्चों को। तो ये जो साइंस सेंटर और प्लानिटोरियम है ये काफ़ी बड़ा होगा, 125 लोगों का इसमें अकोमोडेशन हो पाएगा। ये जो है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम और राजस्थान का साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उन दोनों के MOU के साथ में इसको बनाया जा रहा है। और इसका स्थापना कहाँ पर होगी? कोटा में होगी। तो ये ध्यान रखना है हमको कि कोटा के अंदर जो है विज्ञान केंद्र और तारामंडल जो है प्लानिटोरियम जो है उसका निर्माण किया जाएगा। इसको 35 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं। देखिए कि वो तारामंडल में आप जानते हैं क्या क्या होते हैं, जो है थीमेटिक गैलरी होगी, फन साइंस गैलरी होगी, साइंस पार्क, चिल्ड्रन एक्टिविटी हॉल होगा, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई जाएगी। तो ये इतनी डिटेल्स आपको नहीं याद रखनी है, आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि हाल ही में विज्ञान केंद्र और तारामंडल निर्माण हेतु जो है किसके बीच में MOU हुआ और कहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा? तो कोटा के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। विलास जानवे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो देखिए आपके जो भी पर्सन इन न्यूज़ PIN के क्वेश्चन जो होते हैं, आपको अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे तो आपको पर्सन इन न्यूज़ पढ़ना है। तो वहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बालकृष्ण दोषी जो थे उनके ऊपर अभी क्वेश्चन आया था, कौन से एग्जाम में था मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, रीट के एग्जाम में था। तो यहाँ पर इस प्रकार से पर्सन इन न्यूज़ जो रहते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि विलास जानवे पहले तो है कौन? तो ये एक थिएटर आर्टिस्ट है, रंगकर्मी है, रंगकर्मी यानी थिएटर आर्टिस्ट। और ये मूक अभिनय के लिए जाने जाते हैं। मूक अभिनय आप जानते हैं, बिना बोले जब हम कोई ड्रामा करते हैं, थिएटर करते हैं तो उसको मूक अभिनय कहते हैं। तो इन मूक अभिनय के लिए जाने जाते हैं और राजस्थान से इनका संबंध है। और इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से अभी राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। 1 लाख रुपए की राशि इसके अंदर दी जाती है, ताम्रपत्र दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने सेंट्रल जेल उदयपुर में भी मूकाभिनय का प्रशिक्षण दिया है, ट्रेनिंग देकर के आए हैं। और मूकाभिनय के अंदर जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये प्राप्त करने में देश के 5 कलाकारों के नाम आते हैं, जिसमें कि अब इनका भी नाम सम्मिलित है, विलास जानवे, ये नाम ध्यान रखना है आपको। और इससे पूर्व पश्चिम बंगाल के गुरु योगेश दत्त, पद्मश्री निरंजन गोस्वामी, असम के मोइनुल हक और त्रिपुरा के सपन नंदी जो है वो इस पुरस्कार को जीत चुके हैं। तो इनके नाम तो अपने को नहीं याद रखने हैं, लेकिन एक देखिए कि जो मूक अभिनय है उसके अंदर प्रतिष्ठित पुरस्कार और अभी 5th पर्सन बने हैं जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान के व्यक्ति हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान न्यूज़ इन शॉर्ट। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहली जो राजस्थान न्यूज़ इन शॉर्ट है वो है जल जन अभियान को लेकर के, और ये हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने एक शॉर्ट बनाया था इसके ऊपर। तो उसमें देखिए जल जन अभियान, पहली चीज़ तो ये कि ये जो है जल से आप समझ सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन से संबंधित है। इसमें क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पुराने जलाशय हैं, बावड़ियाँ हैं, और जो क्या कहते हैं उसको, जितने भी पुराने जल के स्रोत हुआ करते थे, पॉन्ड्स है, तालाब है, कुएं हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाना, जीर्णोद्धार किया जाएगा। उसके अलावा जो नए जलाशय हैं उनका निर्माण भी इसमें किया जाएगा, जल स्रोतों का जो है वो संरक्षण इसके अंदर किया जाएगा। अब ये करेगा कौन? तो प्रधानमंत्री जी, अभी आपको पता है न्यूज़ में आया था कि वो जो है ब्रह्म कुमारी इसकी संस्था में उन्होंने विजिट किया था, और उसके अलावा जो है उन्होंने वर्चुअली जो है इस अभियान को जो है स्टार्ट किया है, जिसका नाम है जल जन अभियान। अब देखिए नाम से सिद्ध है, जल यानी वाटर कंजर्वेशन, जन यानी कि लोगों के अंदर जागरूकता लेकर के आएंगे, लोगों के सहयोग से जो है वो इसको बनाया जाएगा। अब ये जो अभियान है इसको स्टार्ट किया है जो सिरोही के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था है, शांतिवन, वहाँ से इसको स्टार्ट किया। ये ध्यान रखिएगा, सिरोही का जो आबू रोड है वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है। 8 महीनों तक जो है इसको जो है वो चलाया जाएगा। और इसमें जो है देश भर में 5000 से अधिक जलाशयों के संरक्षण और नए जलाशय बनाने के लिए 8 महीने तक सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कम से कम 10,000 से ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित करेंगे, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक जो है इसकी पहुंच बनाने का जो है वो काम किया जाएगा। यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट का मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है तो ये एक जन अभियान है, लोगों के अंदर सफाई के प्रति जागरूकता होनी चाहिए कि हमें, और ये चीज़ देखिए होनी भी चाहिए कि अगर मैंने कचरा, कोई चीज़ मैंने खरीदी है, मेरे द्वारा अगर वो कचरा है तो उसको मुझे ही निस्तारण करना चाहिए, उसको मैं ही डस्टबिन तक डाल के आऊँ ताकि वो सही जगह पर पहुँचे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो एज अ सिटीज़न जो है जो ये जन जागरूकताएं फैलाई जाती है उसमें हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ देखिए जल को लेकर के भी जो है वो जन जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम जल जन अभियान स्टार्ट किया गया है, राजस्थान से स्टार्ट किया गया है, और इसमें जो है ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है वो कोऑपरेट करेंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है अजमेर में ESIC अस्पताल जो है उसको स्टार्ट किया गया है।
तो देखिए ये जो ESIC है यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसकी एक मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ के अंदर और उन्होंने कहा था कि 100 बिस्तरों वाला एक जो अस्पताल है उसकी स्थापना की जानी चाहिए। और वो कहाँ पर इन्होंने प्रस्तावित किया है, तो अजमेर का जो किशनगढ़ है वहाँ पर जो है इस प्रकार का अस्पताल ये बनाएंगे। इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने जैसा है नहीं, तो आप ध्यान रखना चाहें तो इसको रख सकते हैं। फिर देखते हैं सीकर में बेस मेटल और हनुमानगढ़ में पोटाश के जो है वो भंडार मिले हैं। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि बाड़मेर में, पाली में, उदयपुर के अंदर और जोधपुर के अंदर जो है हमको क्या कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं। सॉरी मैंने वहाँ जोधपुर बोल दिया, जालोर के अंदर जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं। और अभी यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो बेस मेटल है और जो पोटाश है उसके भंडार अभी हाल ही में कहाँ देखने को मिले हैं, तो सीकर के अंदर, सीकर का जो दरीबा क्षेत्र है वहाँ पर, और हनुमानगढ़ का जो जोखिया साउथ ब्लॉक है और जो खुंजा नॉर्थ ब्लॉक है वहाँ पर पोटाश के जो है वो भंडार मिले हैं। तो पोटाश जो है आपको पता है फर्टिलाइजर्स में इसका यूज़ किया जाता है, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। तो अभी तो देखिए भंडार ही मिले हैं, अभी जो एक्सकवेशन है, जो एक्सप्लोरेशन है वो नहीं किया जाएगा। तो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन के दौरान जो है वो सीकर और हनुमानगढ़ के अंदर ये भंडार देखने को मिले हैं। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। बेस मेटल कहाँ पर देखने को मिला है, सीकर के अंदर, और जो पोटाश है उसके भंडार जो है वो हनुमानगढ़ में देखने को मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। अच्छा देखिए एक प्लेस जो है वो न्यूज़ के अंदर है, उसका नाम है भादवा वाला जो है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत जो है भादवा वाला ग्राम पंचायत जो है ये चर्चा में क्यों है। ये पहली बात तो श्रीगंगानगर में है और इसको जो है पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत ये घोषित हुई है। तो राजस्थान के सभी जो ग्राम पंचायत है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है कि ये जो है पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जिसके सभी परिवार जो है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। भादवा वाला कहाँ पर है, ये श्रीगंगानगर में है। और चिरंजीवी ग्राम पंचायत इसको क्यों घोषित किया है कि सभी जो परिवार हैं इसके वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना से इसमें जुड़े हुए हैं। फिर देखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस, ये क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए सबसे पहली चीज़ कि ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है उसी के तहत ये ममता एक्सप्रेस चलाई जा रही है। ममता के नाम से आप समझ रहे होंगे, ममता यानी कि माँ और जो बच्चे हैं यानी कि शिशु और जो माता हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, जो गर्भवती जैसी महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, किशोरियाँ होती हैं, उनके उपचार के लिए, जैसे कोई भी दुर्गम क्षेत्र है तो वहाँ पर जो है इस प्रकार की बसेज या जो कहते हैं गाड़ियाँ, एम्बुलेंस वाहन जो है उनको चलाया जाएगा, जिससे कि जो है उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान, रिमोट एरियाज़ में भी उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। तो बजट की जो घोषणा थी 2021-22 की, अभी वाली नहीं, 2021-22 में उन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि 100 ममता एक्सप्रेस वाहन जो है वो नियोजित किए जाएंगे, इनको डिप्लॉय किया जाएगा। तो 67 ऑलरेडी जो है वो नियोजित किए जा चुके हैं। उसके अलावा इन्होंने बाड़मेर और जैसलमेर के जो खंड है वहाँ पर 4x4 ड्राइव वाली विशेष प्रकार के एम्बुलेंस वाहन नियोजित किए हैं, ताकि वहाँ के जो दुर्गम स्थान है, रेगिस्तानी स्थान है, वहाँ तक भी जो है वो पहुँच को सुनिश्चित किया जा सके। तो जब भी आपसे कोई मेंस में क्वेश्चन आता है कि बताइए महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए या फिर जो है वल्नरेबल सेक्शन को कहते हैं, वंचित जो सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, उनके लिए क्या कार्यक्रम सरकार के द्वारा लाए गए, तो आप वहाँ पर इस योजना का नाम लिख सकते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस योजना जो है वो इन लोगों के लिए चलाई गई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा राज SSP, ये क्या है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा देखिए ये जो है राज SSP ये क्या है, तो फेस रिकग्निशन के लिए एक ऐप बनाया गया है, मोबाइल ऐप बनाया गया है। देखिए आप जानते होंगे जो पेंशनर्स होते हैं उनको साल में एक बार अपना जो है एक भौतिक सत्यापन कराना पड़ता है, ताकि उनको पता रहे कि भाई इनका जो है अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह उनको देने पड़ते हैं, ताकि भाई जीवित व्यक्ति है, पेंशनर्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है, पेंशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इस प्रकार का उनको वार्षिक अपना एक ब्यौरा जो है वो अपने जिस भी संबंधित डिपार्टमेंट से वो पेंशन लेते हैं वहाँ देना पड़ता है। तो उसको अब जो है फेसलेस करने के लिए ये एक ऐप लाया गया है जिसका नाम है राज SSP। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऐप है ये किन लोगों के लिए है, तो पेंशनर्स के लिए ये ऐप है। इससे फेस रिकग्निशन आधारित वार्षिक भौतिक सत्यापन जो है वो किया जाएगा। इसके लिए और देखिए क्या है कि इसमें जो है फेस RD ऐप का उपयोग किया जाएगा। और उल्लेखनीय है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशनर्स के फेस रिकग्निशन आधारित वार्षिक सत्यापन करने वाला ये जो है राजस्थान जो है वो देश में पहला ऐसा राज्य है। तो राजस्थान हमारे पूरे कंट्री का पहला ऐसा राज्य है जो पेंशनर्स के लिए फेस रिकग्निशन जैसा मोबाइल ऐप लेकर के आया है, जिससे कि इनको जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाकर के जो है अपना जो है भौतिक सत्यापन कराने की, फिजिकल फॉर्म में अपना पेपर्स वगैरह सबमिट करने की अब आवश्यकता नहीं रहेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको भी आप जो है लिख सकते
सकते हैं कि हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो RS का मेंस का एग्जाम है वहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लिख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या किया गया है। तो पेंशनर्स जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ऐसा करके फेस RD करके ऐप लाया है, जिससे कि अब उनको जो है भौतिक सत्यापन कराने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट है आजीविका सुरक्षा के लिए बाजरा और बीज मसालों के विकास और संवर्धन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ बेसिकली बात ये की गई है, अभी आपको पता होगा कि बाजरा और जितने भी जो मोटा अनाज जो होता है उसको श्री अन्न के नाम से हमारे जो बजट है उसमें भी जो है निर्मला सीतारमन जी ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया है। और जो हमारे क्या कहें उसको कि हमारी जो खपत, जो हमारा कंजम्पशन बढ़ता हुआ जा रहा है, जो हमारे स्टेपल फूड है जैसे कि गेहूँ है और राइस है, इस पर हमारा बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए जो श्री अन्न है, यानी कि जो कोर्स ग्रेन है, बाजरा है, मिलेट्स है, इनके ऊपर जो है लोगों को मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसी को लेकर के एक देखिए कि आजीविका सुरक्षा, आजीविका आप समझते हैं लाइवलीहुड जो होती है हमारे, जो जिससे कि आपको रोजगार मिलता है। तो आजीविका सुरक्षा के लिए बाजरा और बीज मसालों के विकास और संवर्धन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन जो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जोधपुर का, वहाँ इसका आयोजन किया गया था। और इसका देखिए मेन जो इसमें काम है वो क्या है कि इसका जो बाजरा और बीज मसाले हैं उनका विकास कैसे किया जाए, भविष्य की क्या क्या चुनौतियां हैं, उससे कैसे हम निपटेंगे, इन सब मुद्दों पर जो है इन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। तो चर्चा का विषय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा कि बाजरा और बीज मसालों को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया, तो जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। संस्थाओं के नाम भी आपसे कोई नहीं पूछेगा वहाँ पर, तो आप सिर्फ नाम ध्यान रखिएगा कि आयोजन कहाँ पर इसका किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। ये है जियो हेरिटेज साइट को लेकर के, और ये आपके मेंस में भी पूछा जाता है। जियो हेरिटेज साइट नया जुड़ा है ये, तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, ये जो जियो हेरिटेज साइट्स होती हैं ये काफ़ी जो, जिसमें कि आप ये समझ लीजिए कि काफ़ी जो हज़ारों वर्ष पुराना जो हमारे एक्टिविटी, टेक्टोनिक एक्टिविटी है, प्लेट एक्टिविटी से जो ये साइट्स बनी हैं उनको जियो हेरिटेज साइट कहा जाता है, और इनके प्रोटेक्शन के लिए जो है वो यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए जो जियो हेरिटेज साइट है, तो प्रदेश की जो जियो हेरिटेज साइट्स के पुरातात्विक महत्व को देखते हुए इनका जो रखरखाव है, इनका जो संरक्षण है, उसके लिए एक प्लान तैयार किया गया है, एक कार्य योजना को तैयार किया गया है। तो ये दो हमारे यहाँ पर साइट्स हैं, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में तो ज़रूर से आ सकता है। पहली जो साइट है वो तो है किशनगढ़ की। अगर मैं आपको पूरे मैगजीन का बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट आज की न्यूज़ यही है जो आपको मार्क कर लेनी चाहिए। हालांकि अभी तक हमने एक भी ऐसी न्यूज़ नहीं पढ़ी है जिस पे कि क्वेश्चन ना बन सकता हो, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किशनगढ़ की जो है नेफ्लिन साइनाइट जो है वो साइट का नाम है, और ब्यावर पाली से जुड़ी सेंदड़ा ग्रेनाइट साइट को जो है जियो हेरिटेज साइट के रूप में देखा गया है। तो पहली चीज़ यहाँ देखिए, किशनगढ़ नेफ्लिन साइनाइट जो है 1590 से 1890 लाख वर्ष पहले हुई टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हुई है। एक क्षारीय अंतर्वेदी आग्नेय प्लूटन है जो अरावली क्रेटन में मेटामॉर्फाइज्ड के एंटीफॉर्म के मूल के साथ साथ विस्थापित है। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल है। सेंदड़ा ग्रेनाइट जो है ये 900 लाख वर्ष पहले हुई टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है, यानी कि और भी ज़्यादा ओल्ड है ये। और इसमें पाई जाने वाले जो विशेष प्रकार की आकृतियां हैं, पॉट होल्स है, स्केलेटन हेड है, स्नेक हेड है, ईगल शेप टॉर रॉक ग्रेनाइट लैंडफॉर्म है जो पानी और हवा के द्वारा वेदरिंग और इरोजन से बने हुए हैं। तो ये दोनों जो साइट्स हैं वो जियो हेरिटेज साइट के रूप में टैग की गई हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। एक जो है किशनगढ़ के अंदर और दूसरी जो है वो ब्यावर पाली जो है उससे जुड़ी हुई है। दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए और इसमें जो डिटेल्स है वो भी आपको बहुत अच्छे से इसमें पढ़नी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये है लोकानुरंजन मेला। तो इसका आयोजन जो है अशोक उद्यान जोधपुर में किया गया है और आयोजक है इसका राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने उक्त उद्घाटन कार्यक्रम में अकादमी की जो त्रैमासिक पत्रिका है रंग योग उसके भी संस्करण का विमोचन किया है। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए लोकानुरंजन मेला कहाँ पर अभी आयोजित किया गया है, तो जोधपुर में किया गया है। और जोधपुर पे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि यहाँ पर जो है बाजरा और जो बीज मसाले हैं उनको लेकर के भी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रहेगी। फिर देखिए एक योजना है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इसको देख लेते हैं।
तो देखिए, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो चलाई गई थी। तो इसके अंदर जो है राज्य स्तर पर एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, जिसमें मेरी पॉलिसी मेरे हाथ करके एक योजना चलाई गई। और इसमें जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनको जो है सभी को इसमें जो है पॉलिसी का वितरण किया गया है। और ये कार्य हमारे जो कृषि मंत्री हैं लालचंद कटारिया, उनके द्वारा किया गया। इसको स्टार्ट किया उन्होंने जोबनेर से। जोबनेर का जो ग्राम पंचायत है कालक, वहाँ से इन्होंने इसको स्टार्ट किया। जोबनेर जयपुर में पड़ता है, तो वहाँ से जो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को स्टार्ट किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मेरी पॉलिसी मेरे अभियान जो ये प्रोग्राम है, इसको स्टार्ट कहाँ से किया गया, तो जोबनेर जयपुर से इसको कालख ग्राम पंचायत से स्टार्ट किया गया है। फिर देखिए, रास्ता खोलो अभियान। तो जो अलवर का जो जिला प्रशासन है, वहाँ पर आम रास्तों को खोलने के लिए नवाचार किया गया है, एक इनोवेशन किया गया है। और यह अभियान जो है आमजन और काश्तकारों के सुगम आवागमन के लिए शुरू किया गया है। जो कॉमन पीपल हैं और जो वहाँ के काश्तकार हैं, उनके सुगम आवागमन के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ध्येय को और मजबूत करने के लिए अभियान के दौरान खोले जा रहे रास्तों पर बिटिया गौरव पट्टिका भी जो है वो लगाई जा रही है। तो वैसे तो आम लोगों के लिए है, और अलवर से इसको स्टार्ट किया गया है। मेरी फ्रेंड वहाँ पर तहसीलदार है, तो इसलिए मुझे ये याद भी है कि उसने अपना पूरा पोस्टर वहाँ पर लगाया था। तो ये अलवर से स्टार्ट किया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखिए, नाथ द्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2022, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो संशोधन विधेयक है, ये हमारे राज्य की विधानसभा के द्वारा लाए गए हैं। अब संशोधन का नाम आप याद रखें ना रखें, इतना कोई मैटर नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो एक डायरेक्टिव था, उसके आधार पर जो है ये संशोधन लाया गया है। इन्होंने इस संशोधन में ये कहा गया है कि जो आपका नाथ द्वारा का जो मंदिर है और जो सांवरिया सेठ का जो मंदिर है, वहाँ का जो बोर्ड है, उसके अंदर जो अध्यक्ष और सदस्य बनते हैं, उसमें पहले गूंगे, बहरे और जो कुष्ठ रोगी हैं उनको सदस्य नहीं बनाया जाता था। यानी कि एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन था उन लोगों के साथ। तो अब उसको एलिमिनेट किया गया है, और संशोधन विधेयक ला करके जो इनके बोर्ड के जो सदस्य हैं, उनमें इन लोगों को भी सदस्य बनाया जा सकता है, ऐसा इस संशोधन विधेयक में कहा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा सांभर फेस्टिवल। आपको पता है सांभर कहाँ है, जयपुर के अंदर है। तो प्रदेश के पर्यटन फलक पर ध्रुव तारे की तरह उभरे सांभर फेस्टिवल का आयोजन 17 से 19 फरवरी 2023 को किया गया। ये 3 दिन के लिए इसका आयोजन किया गया था, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा अनुसार जो है पक्षियों का पूरा ध्यान रखते हुए सैलानियों के लिए इसका आयोजन किया गया है। यहाँ कौन सा पक्षी है, तो यहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षी है। आपको पता है सांभर एक रामसर साइट भी है, और सांभर के अंदर मेंथा और ये जो खारी, रूपारेल जैसी नदियाँ जो है वो इसके अंदर आकर गिरती हैं। 8 to 9% जो सॉल्ट प्रोडक्शन है वो सांभर के द्वारा किया जाता है पूरे इंडिया का। इसको वासुदेव चौहान जो है उसने निर्मित किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सांभर जो हमारी रामसर साइट है उससे रिलेटेड है, और अभी यहाँ पर सांभर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है शहरनामा, कहानी अपनी शहरों की। तो इसका आयोजन भी फरवरी में जयपुर स्थित राजपूताना शेरेटन होटल में किया गया है, और पर्यटन विभाग ने और जो प्रभा खेतान फाउंडेशन है उन्होंने इसको आयोजित किया है। 2 दिन का ये है, और इसमें साहित्य उत्सव के उन लेखकों से चर्चा की गई जिन्होंने देश के ख्यातनाम शहरों पर जो है वो किताबें लिखी है। तो शहरनामा, कहानी अपने शहरों की, ये जो ख्यातनाम जो अपने साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने शहरों पर कहानियाँ लिखी हैं, उनको यहाँ पर बुला करके जो है वो इसको आयोजित किया गया है। फिर देखते हैं राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो। ये पहली बार आयोजित किया गया, इसको भी जोधपुर में आयोजित किया गया है। तो आज हमारी पूरी मैगजीन का केंद्र बिंदु रहे उदयपुर और जोधपुर। तो जोधपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया, और इसको REPC जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसने आयोजित किया था। और इंटरनेशनल एक्सपो है, तो इसमें देखिए राजस्थान के जो हैंडीक्राफ्ट है उसके निर्यात को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, ये सारी बातें इसमें की गई हैं। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर हाउस में इंडिया आर्ट फेयर जो है उसका आयोजन किया गया है। तो नई दिल्ली के अंदर है बीकानेर हाउस। बीकानेर हाउस बीकानेर में नहीं है, तो नई दिल्ली के अंदर है। तो वहाँ पर 7 दिन का इंडिया आर्ट फेस्टिवल जो है उसका आयोजन किया गया है, और इसका प्रारंभ जो है स्कल्पचर पार्क की स्थापना से हुआ। इसका उद्घाटन हमारी जो मुख्य सचिव है उषा शर्मा, उनके द्वारा किया गया, और इसमें 4 दिवसीय बीकानेर हाउस संवाद श्रृंखला का आयोजन भी किया गया है। तो ये कुछ बातें थी बीकानेर हाउस इंडिया आर्ट फेयर से रिलेटेड। फिर देखिए मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र, ये क्या है। तो ये जो भी मैंने 2 न्यूज़ आपको बताई, एक तो शहरनामा वाली और दूसरी राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो वाली, ये थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, ये एक्सपो वाली नहीं, एक तो शहरनामा और दूसरा बीकानेर हाउस आर्ट फेयर वाली, ये थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है, इतनी इसमें से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है।
नेक्स्ट देखिए मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र। तो चित्तौड़गढ़ में जो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी हैं उनको बेहतर पढ़ाई के लिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराने के लिए एक अच्छा माहौल, एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके, उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र शुरू किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र कहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो आप बताइएगा चित्तौड़गढ़ से इसको स्टार्ट किया गया है। ये भी पूछ सकता है कि क्यों स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट इसलिए किया है कि जो बच्चे हैं उनको कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए जो है अनुकूल माहौल दिया जा सके, उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और जो हमारे सहकारिता मंत्री है उदयलाल आंजना, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। पहला जो ज्ञान केंद्र है वो निम्बाहेड़ा जो है चित्तौड़गढ़ का, वहाँ स्टार्ट किया गया है। कह रहे हैं कि इस मिशन के अंदर 105 अन्य नए ज्ञान केंद्र भी हम स्टैब्लिश करेंगे। अच्छा, तैयारी कराने के लिए आप क्या करते हैं, बुक्स देते हैं। बुक्स देने के लिए आपको लाइब्रेरी चाहिए, तो बच्चों को लाइब्रेरी देंगे ताकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को एक प्राइवेट लाइब्रेरी की जैसी सुविधाएं मिल सके, वहाँ पर बुक्स जो है वो उनको मिल सके। तो ऐसे लाइब्रेरीज जो है वो वहाँ पर स्टैब्लिश की जाएंगी। तो आप ध्यान रखिएगा, मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र कहाँ स्टार्ट किया गया है, चित्तौड़गढ़ में जो है इसको स्टार्ट किया गया है। काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स, अभी हमको 2 पेजेस और पढ़ने हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा इसको कंप्लीट करके जो वन लाइनर फैक्ट्स है वो मैं आपको सेकंड वाला जो पोर्शन है उसमें कवर करवा दूं, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है। 44 मिनट्स का हमारा वीडियो लेक्चर हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कवर करते हैं, वरना जो अपलोड है उसमें दिक्कत आएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं और हम जो रिमेनिंग 2 पेजेस और हैं उसको कंप्लीट करके राजस्थान के बजट पर मूव ऑन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और बने रहिएगा चैनल के साथ। टू बी कंटिन्यूड है अभी, और थोड़ा सा बाकी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।